हमने पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 के प्रीवियस पेपर का पार्ट 1 देखा था। इसमें हमने आईपीसी तक के क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 27 तक। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी से क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पहला क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित है। तो इसके चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसके आंसर पर टिक कर देता हूँ। तो इसका आंसर है बी। ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी। तो इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सेशन न्यायालय के समक्ष होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 ये है एक मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी दंडादेश दे सकता है। कितना दंडादेश दे सकता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर आप किस ऑप्शन आपके सामने आंसर में टिक कर देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। समन मामला वह मामला है जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत यह निर्देश दे सकता है कि क्या निर्देश दे सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर में टिक कर देता हूँ। आंसर है सी, ऑप्शन 7। ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। एक मिनट। अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्ष का विधिक व्यवसाय आवश्यक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है। क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? इसका ऑप्शन आप सबको पता होगा। मैं टिक कर देता हूँ। चारों आंसर आपके सामने हैं। जो सही वाला है वो है हाँ, गिरफ्तार कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है या अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? चलिए देख लेते हैं। 37 कहता है क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिवर्तित कर सकता है? इसका जो आंसर है वो है हाँ, कर सकता है। मैं टिक कर देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है। ठीक है, तो इसका कथन कौन सा सही है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी माता के भरण पोषण की उपेक्षा करता है तो वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है उसके विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। संक्षिप्त विचारण में अधिनिर्णित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 मास की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी अपराध की इत्तला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, एक मिनट में टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, धारा 157 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या छोटे अपराधों के मामलों में कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड डाक द्वारा अदा कर सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रावधान के तहत? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है हाँ, धारा 206 सीआरपीसी के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का पर खा को लूटने और स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का आरोप है। क्या का के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए पथक्य आरोप लगाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 42 है। इसका जो सही आंसर है मैं टिक कर देता हूँ, हाँ कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक दंडिक मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार करने के बाद दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक होगी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक दंडिक मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार करने के बाद दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक होगी। तो इसका सही आंसर, पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर टिक कर देता हूँ। गलत, समन मामलों में आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, घा को लूटने के लिए का खा गा पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर इन्हीं आरोपीगण पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है हाँ। इसका सही आंसर है हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 320 सीआरपीसी के अधीन समन का प्रभाव उस अभियुक्त की क्या होगा? तो इसका जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका आंसर होगा दोष मुक्ति होगा। ठीक है, धारा 320 सीआरपीसी के अधीन समन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत? इसके चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। मैं इसका जो सही आंसर वो टिक कर देता हूँ। इसका जो बी ऑप्शन है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा धारा 439 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन हम लोग दोबारा देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत? तो इसका जो सही आंसर है बी वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, किसी अन्य विधि भाधावी को छोड़कर, मतलब भारतीय दंड संहिता को छोड़कर के अंतर्गत का अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक है किंतु 7 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय है, तब इसके आगे का आपको देखना ऑप्शन, मैं सही टिक कर देता हूँ। चारों ऑप्शन में से जो पहला वाला ऑप्शन है वह संज्ञेय एवं आजमानतीय होगा। ठीक है, किसी अन्य विधि आईपीसी को छोड़कर। ठीक है, इसके अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्ष अनधिक कारावास से दंडनीय है, तब वह संज्ञेय एवं अजमानती होगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा एविडेंस स्टार्ट होता है। हम एविडेंस के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। धातु पट्टा या शिला पर उक्किणित लेख दस्तावेज है। तो इसका सही आंसर वैसे तो आप सबको पता होना चाहिए, जो सही ये ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, दस्तावेज होते। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपन्जित किया था। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है 49, सुसंगत है। 49 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो सही आंसर है बी, सुसंगत है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। ठीक है, ये इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, सुसंगत है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये क्वेश्चन, इसके जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है, आपको शायद पता हो, इसका जो सही आंसर है वो धारा 65A के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। खा को का घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। खा को का इन शब्दों को लिखकर देता है कि का से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा। क्या खा मौखिक वारंटी साबित कर सकता है? इसका जो सही आंसर है, इसके पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर लगा देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ, साबित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की। ऐसी दशा में किसे साबित करना होगा कि खा ने गा के समक्ष स्वीकार किया था? इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है, का को ही साबित करना होगा, ठीक है, क्योंकि वही कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है ये। यहाँ पे इसका जो सही आंसर, इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा? इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। इसका सही आंसर है धारा 113B के तहत उपधारणा की जा सकेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मूक साक्षी द्वारा लिखकर या संकेतों द्वारा खुले न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऐसा साक्ष्य क्या कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मौखिक साक्ष्य कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हत्या, बलात्कार एवं डकैती के अपराध प्रमाणित करने के लिए क्रमशः 10, 8 एवं 6 साक्षियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके चारों ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है ये 55, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है, आपने चारों ऑप्शन देख लिए होंगे। साक्षियों की कोई संख्या, विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युक्ति युक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आपके सामने ये जो है ऑप्शन है चारों के चारों। इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट भेज देगा अगर कोई जो एडवोकेट है युक्ति युक्त कारण के बिना कोई भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्षियों की स्मृति ताज़ा करने का अधिकार किस प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है? ठीक है, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ, धारा 159 के तहत, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमा एवं औजार भी हैं। ये प्रतिभा होगा, इसमें शायद से सही छपा नहीं है। क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वह क्या बेचना चाहता है साक्ष्य दे सकेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हाँ, दे सकेगा। सॉरी, ये प्रतिमा ही है, मैं प्रतिभा देख रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेच्छा पूर्वक की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। इसका जो सही आंसर है, पहले इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंडाधिकारी जिसे सक्षम अधिकारिता क्षेत्र प्राप्त, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्वेच्छा पूर्वक की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है, तो इसका जो ऑप्शन है नंबर बी है वो सही है। चलिए यहाँ से छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर है 60।
क्या स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित स्थान में फर्नीचर शामिल है जो भूमि द्वारा प्रदत्त है? इसके चारों ऑप्शन आपके सामने। इसका जो आंसर है वो हाँ सी, ठीक है, स्थान में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, ऐसे स्थान को जो सरकार की संपत्ति है स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हाँ ए, नहीं होता, मतलब सही है, ये बात जो कही गई है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पगड़ी से तात्पर्य धारा 6 आवास नियंत्रण अधिनियम के संदर्भ में। इसके चारों ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 62 है। इसका जो सही आंसर है मानक भाड़े से अधिक किसी राशि की मांग या प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटुंब का सदस्य, तो कुटुंब का सदस्य कौन होगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो आपने चारों देख लिए होंगे। इसका आंसर है सी, अविवाहित बहन, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनकी भी पढ़ाई में थोड़ी मदद हो सके। हार्ड वर्क हर कोई करता है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है जिससे जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कवर हो जाएगा और हम पेपर की तैयारी हमारी अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं। यदि समझौते के आधार पर भवन रिक्तियाँ कराने की डिक्री पारित कर दी जाती है तो निष्पादन के समय, इसका जो ऑप्शन है आप लोग देख लीजिए, मैं सही आंसर टिक कर देता हूँ। निष्पादन न्यायालय को यह देखने का अधिकार नहीं होता है कि समझौता डिक्री वैध थी या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि समझौते के आधार पर भवन रिक्त कराने की डिक्री पारित कर दी जाती है तो निष्पादन के समय निष्पादन न्यायालय को यह देखने का अधिकार नहीं होता है कि समझौता डिक्री वैध थी या नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भवन स्वामी ऐसे भाड़े के बीच भाड़े के भुगतान हेतु कोई स्थान नियत नहीं किया गया है तो भाड़ेदार भाड़े का भुगतान। इसका चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, भवन स्वामी के निवास स्थान में आकर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देख लेते हैं। वादी दूसरे शहर में रहता है, कभी कभार अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने वादग्रस्त मकान में आकर रहता है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सी ऑप्शन है यह भी वादी की वास्तविक आवश्यकता है। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 67, भाड़ेदार उप भाड़ेदार के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है संविदा शून्य होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भवन की सीढ़ियाँ असुरक्षित होने पर भूमि स्वामी द्वारा गिराए जाने से धारा 38 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ेदार को कोई सहायता दी जा सकती है? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसके चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 44 के तहत अपराधों का संज्ञान निम्न में से किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो इसका जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, इसका जो सही आंसर है प्रथम श्रेणी दंड अधिकारी द्वारा, ठीक है, JMFC जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे शायद से क्वेश्चन नंबरों में थोड़ी गड़बड़ हो गई, 69 के बाद 84 आ गया है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कहीं सही लगा हो, ये गड़बड़ कैसे हो गई है। शायद पेज कहीं एक मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसे हम अगले पार्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84,
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 से हम स्टार्ट करते हैं। पागल खाने का रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ हो जाता है, उन अंतरालों के दौरान मैं, इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। इसका सही आंसर है संविदा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। का नीलाम द्वारा खा को एक घोड़ा बेचता है, जिसके विषय में का जानता है कि वह ऐबदार है। का घोड़े के ऐब के विषय में खा को कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, का की उसे कपट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। का अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखने के लिए खा को भाड़े पर देने का करार करता है। तो क्या ये करार वैध है? नहीं। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, करार शून्य है, क्योंकि ये अनैतिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का खा से का करार करता है, क्या ये करार वैध है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, असंभव कार्य करने का करार शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। का अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए मुचलका देता है, जिससे ऐसा न करने पर वह 500 रुपये की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। उसका मुचला संप्रत हो जाता है, मतलब फोरफीच कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर मैं टिक कर देता हूँ, वह संपूर्ण शास्ति देने के लिए दायी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। खा को का माल बेचता है और परिदत करता है। खा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है। खा द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन नंबर बी वो सही है, करार शून्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। खा की एक गाड़ी खा भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षमकार है, मतलब टूटी हुई है या ख़राब है, उसमें कोई गड़बड़ी है। यद्यपि खा को यह मालूम नहीं है और खा क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षति के लिए कौन दायी होगा? इसका जो आंसर है मैं टिक कर देता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर बी, का के प्रति खा उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। इसके क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे और क्वेश्चन भी छूटे हुए हैं लगता है। चलिए हम ये अगले पार्ट में देख लेंगे। नहीं, ये सही है, बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहे हैं। ये 97 है, 94, 93, 92, 91। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में 2022 में अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप इसके नए अमेंडमेंट देख लीजिएगा, नया बैलेट ले लीजिएगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। किसी के अंतर्गत पान तथा सिंगाड़े की उपज सम्मिलित है। ठीक है, किसी में क्या शामिल है? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी के अंतर्गत पान तथा सिंगाड़े की उपज शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाँ शामिल है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भू राजस्व संहिता की धारा 21 ना में वर्णित लगान से अभिप्रेरित है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर मैं टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, भूमि के उपयोग के एवज में प्रदान होने वाले धन या वस्तु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है ये। भूमि में विधि पूर्वक अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अर्जन के कितने दिनों के भीतर राजस्व विभाग को अर्जन की रिपोर्ट करेगा? ठीक है, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। जो सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। इसका सही आंसर है 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ग्राम का पटेल प्रतिवर्ष कौन से माह की समाप्ति पर सर्वेक्षण चिन्ह त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर भूमि धारक को त्रुटि की मरम्मत कराने का निर्देश देगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है ये। इसका जो सही आंसर है वो नवंबर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, अधिकार अभिलेख में हुई अशुद्धि को हितग्राही पक्षकार द्वारा स्वीकार करने पर कौन सुधार कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है सी, उपखंड अधिकारी। 96 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि का अंतरण आदिम जनजाति भूमि स्वामी द्वारा किया गया हो तो धारा 170 ए भू राजस्व संहिता के तहत कौन आवेदन कर सकेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता के आवेदन द्वारा। चलिए 97 देख लेते हैं। खाते के विभाजन की कार्रवाई जो धारा 178 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत दायर की गई है, मैं हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार कितनी अवधि के लिए स्थगन लेने हेतु कार्रवाई मुलतवी करेगा? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 माह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या भूमि स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों का अंतरण किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है भूमि के साथ अंतरण किया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निस्तार पत्रक में निम्नलिखित भूमि का समावेश होगा? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, समस्त दखल रहित भूमि का। आप इसके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्या धारा 250 भू राजस्व संहिता के अधीन अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी के पुनः स्थापन के विषय में सिविल कोर्ट निश्चय कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास चलिए जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 69 के बाद से वो हम अभी कवर कर लेते हैं, अगले पार्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कष्ट में नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, स्थावर संपत्ति में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 71, धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी में शामिल है। इसका जो जीवित व्यक्ति में कंपनी शामिल है, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवा संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 73, खा को का खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, तो क्या ये सही है? नहीं, पट्टा सुनो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। इसका ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भोग बंधक है? चारों ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त डी में से कोई भी नहीं। तो इसके पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि यह निम्नलिखित में से कौन सा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भोग बंधक है? इसका पहला ऑप्शन है जहां बंधककर्ता संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता। नहीं, ये भोग बंधक नहीं है। जहां बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त करता है किंतु बंधक धन प्रदाय होने तक संपत्ति से लाभ प्राप्त करता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और
इसका सी वाला भी पढ़ लेते हम लोग। जहाँ बंधक करता धन का प्रतिसंधान निश्चित तारीख को करने हेतु स्वयं को आबद्ध करता है, इसलिए इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। स्थावर संपत्ति का पट्टा का अवसान किस तरीके से होगा, तो वो लिखित सूचना द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक का पट्टा केवल रजिस्ट्रेट लिखित द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष का या एक वर्ष से ज़्यादा का जो पट्टा करते हैं वो हम रजिस्ट्रेट लिखित द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है, ये कथन गलत है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। सर्वस्व अदाता वह है जब, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अदाता को दान के समय दाता के शोध ऋण दायित्वों का दायी माना जाता है। चलिए, मतलब वो अपना सब कुछ दान दे देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अनुयोज्य दावों के संबंध में धारा 130 संपत्ति अंतरण अधिनियम का अपवाद क्या है। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है बी, समुद्री बीमा या अग्रिम बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होता, इसलिए इसका अनुयोज्य दावों के संबंध में धारा 130 संपत्ति अंतरण अधिनियम का अपवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करार कहलाता है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां बंटवारे के समय पारिवारिक समझौते के दौरान यह व्यवस्था की गई हो कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा तो वह संविदा, इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, विधिमान है एवं परिवर्तनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविदा विधि में कोई व्यक्ति वयस्क तब समझा जाएगा, कब समझा जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तब समझा जाएगा। इस तरीके से हमारा 2003 का पेपर छत्तीसगढ़ का पूरा होता है। अब हम आगे के पेपर देखेंगे, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।